नमस्कार। आज का टॉपिक है मैकेनिक्स या यांत्रिक। जैसा कि आप जानते हैं कि वह शाखा जिसमें हम कणों की गति और उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं उसे हम मैकेनिक्स बोलते हैं। मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, काइनेमेटिक्स या शुद्ध गति की। काइनेमेटिक्स में हम केवल कणों की गति का अध्ययन करते हैं। न कि उसके कारण व प्रभाव का। दूसरा पार्ट होता है डायनेमिक्स। गति की। कण की गति व बल। दोनों का अध्ययन करते हैं। काइनेमेटिक्स में तो आती हैं गैलीलियो की गति की समीकरण। तुमने पढ़ रखी है। p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और डायनेमिक्स में न्यूटन के नियम। डायनेमिक्स के भी फिर दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो क्लासिकल डायनेमिक्स यानी चिर सम्मत गति की। में द्रव्यमान व समय नियत माने जाते हैं। इसमें भी मानते हैं कि मास और टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जबकि दूसरी होती है रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स। चिर सम्मत गतिकी में तो न्यूटन के नियम ही लागू होते हैं। इसे हम न्यूटन की यांत्रिकी भी कहते हैं। और रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स यानी कि आपेक्षिकीय गतिकी
में द्रव्यमान वह समय गति के साथ बदलता है। ये आइंस्टीन ने दिया था। हम आइंस्टीन की आपेक्षिकीय गति की भी कहते हैं। निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा निर्देश निकाय यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष घटना का अध्ययन किया जाए, फिनोमेना की स्टडी की जाए, इसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक, जड़त्वीय या इनर्शियल निर्देश तंत्र। ऐसा निर्देश तंत्र जिसका एक्सेलरेशन शून्य हो। इसे हम इनर्शियल निर्देश तंत्र कहते हैं। अतः यह स्थिर होगा अथवा समान वेग से गतिमान होगा। इनमें भौतिकी के नियमों का रूप नहीं बदलता है। उदाहरण, एक समान वेग से चलती कार पृथ्वी पर घटनाओं के लिए पृथ्वी आदि। दूसरी तरह का निर्देश तंत्र होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र।
नॉन इनर्शियल निर्देश तंत्र। इसका त्वरण शून्य नहीं होता। में भौतिकी के नियमों का रूप बदल जाता है। उदाहरण, खगोलीय घटनाओं के लिए पृथ्वी घूमती हुई मेज या झूले से संबंधित निर्देश तंत्र आदि। जैसे कि अगर कोई घूमती मेज पर कोई वस्तु स्थिर है तो बाहर वाले व्यक्ति को तो वो सीधे जाती हुई दिखाई देती है, और जो मेज पर व्यक्ति है तो वो इस प्रकार से दिखाई देगी जैसे उस पर एक फोर्स लगा हो, जबकि वास्तव में उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो मैकेनिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ी थी सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। में कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक समान एक्सेलरेशन के लिए गैलीलियो की तीन इक्वेशन आई थी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। के बाद हमने पढ़ी थी वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति से पहले न्यूटन के नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, कि कोई वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन तब तक नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। जिससे F इज इक्वल टू एम ए निकल के आता है। और थर्ड, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि दो निकाय होने पर कहता है कि एक पर दूसरे के द्वारा लगाया गया बल और दूसरे पर पहले के द्वारा लगाया गया बल आपस में बराबर और विपरीत होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था संवेग, रेखीय संवेग।
E इज इक्वल टू mv न्यूटन के नियम की सीमा है। प्रथम व द्वितीय नियम जड़त्वीय यानी नॉन इनर्शियल निर्देश तंत्र में लागू नहीं होता है। तृतीय नियम ऐसे कणों के बीच लागू नहीं होगा जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, क्योंकि फिर एक से दूसरे में बल जाने में कुछ समय लगेगा और वो बल बराबर होने आवश्यक नहीं है। इन स्थितियों में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है। अतः यह यूनिवर्सल या मुख्य नियम है। के बाद हमने पढ़ी थी सर्कुलर मोशन या वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति दो तरीके से सर्किल हो सकते हैं, एक तो क्षैतिज और एक ऊर्ध्व, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्षैतिज वृत्त, क्षैतिज वृत्त में हमने पढ़ा था कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी सर्किल में घूमती है, की रेडियस r है और इसका वेग v है, तो अभिकेंद्री त्वरण सेंटीपिटल फोर्स mv² r आवश्यक होगी। अन्यथा ये सर्किल में नहीं घूम पाएगा। अभिकेंद्री बल और अभिकेंद्र त्वरण होगा a इज इक्वल टू v²/r। दोनों की दिशा केंद्र की ओर होगी। इसको अभिकेंद्री या सेंटीपिटल बोलते हैं क्योंकि दिशा केंद्र की ओर होती है। क्षैतिज वृत्त में हमने एक चीज पढ़ी थी कि यदि किसी टर्निंग ट्रैक पर
किसी साइकिलिस्ट को मुड़ना है तो उसे वर्टिकल से किसी एंगल पर झुकना पड़ेगा, या किसी फोर व्हीलर को अगर मुड़ना है तो उसे वर्टिकल से जो रोड है वो हमें झुकाव देना पड़ेगा। तो सुरक्षित मुड़ने के लिए सुरक्षित टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर आर। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो साइकिलिस्ट झुककर, या अगर सड़क में इतना झुकाव होगा तो कार उसको आसानी से उस टर्न पर मुड़ जाएगी। नंबर 2, वर्टिकल सर्कल। जब m द्रव्यमान की वस्तु को सी आर लंबाई की डोरी में बांधकर वर्टिकली घुमाते हैं, तो एस पॉइंट सपोज ए है, हाईएस्ट पॉइंट बी है, तो तीन अवस्थाएं होती हैं। यदि ए का मान डो एस पॉइंट पर वेलोसिटी का मान अंडर रूट वेलोसिटी का मान अंडर रूट 2 GR से कम या उसके बराबर है, तो द्रव्यमान दोलन करेगा। यदि ए की वैल्यू बड़ी है अंडर रूट 2 GR से, छोटी है अंडर रूट 5 GR पर, तो डोरी आधे चक्कर के बाद ढीली पड़ जाएगी, स्लैक हो जाएगी, और कण परवलयाकार पथ पर चलेगा। इस स्थिति में आधे सर्किल के बाद वो कहीं भी ढीली पड़ने के बाद वो गिर जाएगा। रास्ता होगा ये परवलयाकार होगा। नंबर 3, यदि वी ए का मान बराबर है अंडर रूट 5 GR के, तो कण चक्कर पूरा करेगा तथा उच्चतम बिंदु पर जो इसकी चाल होगी वी बी इक्वल टू अंडर रूट GR, कण की क्रिटिकल स्पीड कहलाएगी। इस स्थिति में
अधिकतम बिंदु पर डोरी में तनाव 0 होगा, और जब ये नीचे आएगी तो लोएस्ट पॉइंट पे डोरी में तनाव इसके वेट का 6 टाइम्स हो। यदि हमें किसी पानी से भरी बाल्टी को वर्टिकल सर्किल में घुमाना है तो उसे लोएस्ट पॉइंट पर जो हम वेग देंगे वो बाल्टी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, केवल उसकी डोरी की लंबाई पर निर्भर करेगा, और वो होना चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर √5 GR। और तब जब वो घूम के वापस आएगी तो लोएस्ट पॉइंट पर डोरी में तनाव अधिकतम के भार का 6 गुना होगा। अगर वेलोसिटी √5 GR से ज़्यादा है तब भी ये सर्किल पूरा करेगी, और तब तनाव 6 टाइम ऑफ वेट से ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था वर्टिकल सर्किल के बाद संरक्षी बल। यानी कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस तो संरक्षी बल की परिभाषा हम 3 आधार पर देते हैं। नंबर 1, वृत्तीय पथ में गतिज ऊर्जा के आधार। यदि एक चक्कर में डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, मतलब यदि कोई कण किसी वृत्तीय पथ में इस प्रकार से गति करे कि पूरा एक चक्कर होने पर कि वही गति ऊर्जा जो प्रारंभ में थी, तब वह बल संरक्षी बल कहलाएगा। दूसरा, वृत्तीय पथ में किए कार्य के आधार। यदि बंद पथ या वृत्तीय पथ में किया कुल कार्य, बल द्वारा किया कुल कार्य W इज इक्वल टू 0, या पूरे सर्किल के लिए इंटीग्रेशन dW इज इक्वल टू 0, तो वह बल संरक्षी बल कहलाएगा। नंबर 3, दो बिंदुओं के बीच द्रव्यमान को ले जाने में पथ पर निर्भरता, पाथ पर डिपेंडेंस के आधार पर। मान लीजिए कि दो बिंदु हैं ए और बी, और अगर हमें इनके बीच के कण को ले जाना है तो हम अलग अलग रास्तों से ले जा सकते हैं। इसी बल के अंतर्गत हम अलग अलग रास्तों से ले जा सकते हैं। लेकिन यदि प्रत्येक रास्ते में किया गया कार्य समान हो, यानी किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर ना करे, तब हम उसको संरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण, गुरुत्वीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल या वैद्युत बल, चुंबकीय बल, और प्रत्येक केंद्रीय बल। ये संरक्षी बल के कुछ उदाहरण हो गए। ऐसे ही असंरक्षी
बल यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे संरक्षी बल की परिभाषाएं दी थी ऐसे ही इसकी दे सकते हैं 3 आधार पर। नंबर 1 गतिज ऊर्जा के आधार पर। ये क्या कहेगा, यदि वापस आने में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन शून्य ना हो तब वह बल असंरक्षी बल होगा। यदि वृत्तीय पथ में किया कार्य शून्य ना हो तब भी वो बल असंरक्षी होगा। और यदि कार्य दो बिंदुओं के बीच किया कार्य रास्ते पर निर्भर करे तब वह बल असंरक्षी होगा। कारण घर्षण बल, वायु का घर्षण हो, जमीन का घर्षण हो या शांता बल हो, इससे भी ऊर्जा की हानि हो रही है, वो सारे के सारे असंरक्षी बल होते हैं। केंद्रीय बल, या इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि कोई बल संरक्षी है या नहीं है। यदि किसी बल F के लिए कर्ल F इज इक्वल टू 0, तो वह बल संरक्षी होगा। इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई बल संरक्षी है या नहीं है। यदि उसका कर्ल शून्य के इक्वल आएगा तो वो संरक्षी होगा, और शून्य के इक्वल नहीं आता है तो असंरक्षी होगा। इसके अलावा संरक्षी बल F इक्वल टू माइनस ड्यू ओवर आर, या कह सकते हैं माइनस डेल यू, या माइनस प्रवणता ग्रेडियंट, जहां यू कण की स्थितिज ऊर्जा है। तो इस प्रकार से बेसिक आइडिया था मैकेनिक्स का, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। उससे पहले हम ये समझ लें कि कणों का निकाय होता क्या है। एक ऐसा निकाय जिसमें कणों की पारस्परिक स्थिति ना बदले। इसे हम कणों का निकाय कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। सतत, इसमें कण एक जगह होते हैं, में
अलग अलग नहीं गिना जा सकता। जैसे छड़, छड़ के अंदर मास हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हम उनको अलग अलग नहीं गिन सकते। ये सतत कणों का निकाय हो गया। दूसरा, असतत में कण अलग अलग होते हैं। जैसे द्विपिंड निकाय, इसमें दो कण होंगे जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे होंगे और उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। ये द्विपिंड निकाय हो गया। कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। मान लेते हैं कि एक ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे कण हैं और उन पर बहुत सारे बल लग रहे हैं अलग अलग, और हर एक कण के अपने अपने द्रव्यमान हैं, और वो पूरा का पूरा निकाय इस प्रकार से गति कर रहा है। तो अगर हमें उसका अध्ययन करना है तो हर एक बल को, हर एक कण को, उन सबको अध्ययन करना पड़ेगा। उस मुश्किल से बचने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं द्रव्यमान केंद्र का। किसी कण का द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिस पर यदि समस्त निकाय का द्रव्यमान वह निकाय पर लगने वाला कुल बल लगा दिया जाए तो उस बिंदु की गति निकाय की गति के तुल्य होती है। इस बिंदु को निकाय का द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर।
माना हमारे पास एक निकाय है जिसमें द्रव्यमान m1 m2 से लेकर mn तक हैं और इनके किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति निर्देशांक पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर rn वेक्टर हैं। माना इस निकाय में द्रव्यमान केंद्र E कैपिटल M से निरूपित किया गया है और इसका पोजीशन वेक्टर है RCM वेक्टर। चित्रानुसार n कणों के असतत निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर RCM वेक्टर इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अप टू mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस एंड सो ऑन अप टू mn। ये फॉर्मूला होगा पोजीशन वेक्टर का किसी असतत निकाय के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र का। इसको हम इस प्रकार से भी निरूपित कर सकते हैं कि RCM वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि टोटल मास अगर कैपिटल M मान लें हम, माना m1 प्लस 2 प्लस अप टू mn इज इक्वल टू कैपिटल M, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कैपिटल M सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक mi ri वेक्टर। इस प्रकार से भी इसको निरूपित किया जा सकता है। सतत निकाय के लिए में हम एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे जिसका मास होगा dm और मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM इक्वल टू 1 ओवर कैपिटल M इंटीग्रेशन पूरी बॉडी के लिए r वेक्टर m ये हो जाएगा कंटिन्यूस बॉडी के लिए। ये हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है, ऐसे हम इसे कोऑर्डिनेट्स x y z cm भी लिख सकते हैं। सतत के लिए और सतत के लिए x m इक्वल टू 1 ओवर m i की वैल्यू 1 to n
एम आई एक्स आई वाई सी इक्वल टू 1/m सिग्मा आई की वैल्यू 1 to एम आई वाई आई जेड सी एम इक्वल टू 1/m आई की वैल्यू 1 to एम आई जेड आई के लिए इक्वल टू 1/m स्टेशन फुल बॉडी के लिए एक्स वाई सी एम इक्वल टू 1/m फुल बॉडी के लिए वाई डी एम जेड सी एम इक्वल टू 1/m फुल बॉडी के लिए जेड डी। इस प्रकार से हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास के ज्ञात कर सकते हैं। अब कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नंबर 1, यदि सभी कणों के द्रव्यमान आपस में समान है, एम आई इज इक्वल टू, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन एम, तब आर सी एम इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन या समीशन आई की वैल्यू 1 to n आर आई इक्वल टू 0। ये फार्मूला हो गया समीशन दिस वन। ये आई इक्वल टू 1 to n सिग्मा आर आई, अर्थात जानते हैं आई इज इक्वल टू 1 to आर आई ज्यामितीय केंद्र को दर्शाता है। अतः यदि कणों के द्रव्यमान समान हो तो द्रव्यमान केंद्र व ज्यामितीय केंद्र संपाती होते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास आर कोइंसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर है तो पोजीशन वेक्टर द्रव्यमान केंद्र का 0 है। 1/M एम आई आर आई वेक्टर आई की वैल्यू 1 से इक्वल टू 0, और इससे मिल गया हमें एम आई आर आई वेक्टर इज इक्वल, अर्थात मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर होने से
सभी द्रव्यमानों का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट शून्य होगा। एक तो इससे ये रिजल्ट निकला। दूसरा रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट कर दें तो एम आई आर आई वेक्टर इज इक्वल टू 0 की वैल्यू 1 से तक है। सिग्मा एम आई ई आर आई ओवर डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट आई में कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा आई, अर्थात इस स्थिति में सभी कणों का रेखीय संवेग का योग होगा। जब द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर होगा सभी रेखीय कणों के संवेगों का योग होगा। इससे हमें ये दो रिजल्ट प्राप्त होते हैं। द्रव्यमान केंद्र का कणों के निकाय में होना आवश्यक नहीं। कारण रिंग या वलय का द्रव्यमान केंद्र परिधि यानी निकाय से अलग होता है। हम जानते हैं अगर किसी रिंग का द्रव्यमान केंद्र निकाल उसके सेंटर पे आता है जबकि जो द्रव्यमान है वो उसकी परिधि पर वितरित है। द्रव्यमान केंद्र निकाय में ना होकर उससे बाहर। यदि कोई निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र से अटैच है तो उसे यदि निर्देश तंत्र का मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पर है तो उसे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसे
संवेग केंद्र निर्देशांक तंत्र। ऑफ मोमेंटम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, भी कहते हैं क्योंकि के लिए कुल संवेग सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता है, जैसा कि भी हमने चित्र किया था ऊपर। इससे गणना करने में आसानी रहती है। दूसरा निर्देश तंत्र होता है लेबोरेटरी या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र या सापेक्ष निर्देश तंत्र। यदि निर्देश तंत्र का मूल बिंदु काय से अलग कोई बिंदु है तो इसे सापेक्ष निर्देश तंत्र अथवा प्रयोगशाला निर्देश तंत्र लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तंत्र कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अब द्रव्यमान केंद्र की वेग त्वरण क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र का हम जानते हैं RCM वेक्टर इक्वल टू 1/m mi वेक्टर i की वैल्यू 1 to n। ये द्रव्यमान केंद्र का वेग v इज इक्वल टू RCM वेक्टर ओवर इक्वल टू 1/m i की वैल्यू 1 to n m तरीके से हम वेग निकाल सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ECM इक्वल टू ECM का टाइम डेरिवेटिव comes 1/m mi i का डेरिवेटिव।
और एम है द्रव्यमान केंद्र पर बल एफ इक्वल टू कैपिटल और जो क्वांटिटीज होती हैं वो भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान केंद्र का देखिए संवेग इक्वल टू कैपिटल एम। इस प्रकार से द्रव्यमान केंद्र की गति की डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी हमने और हम कणों की निकाय की गति को द्रव्यमान केंद्र की गति के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से हम एक कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे। हमें गिवन है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की masses are on vertex of an equilateral triangle it 1 meter as kg kg 3 kg. Find center of mass from 1 kg. यानी एक बाहु त्रिभुज है कि एक भुजा 1 मीटर है, ये हमें गिवन है, और इसके तीनों वर्टेक्स यानी तीनों शीर्ष पे 3 द्रव्यमान रखे हैं, एक 1 kg का, एक 2 kg का और एक 3 kg का। कोई सा भी द्रव्यमान किसी मान सकते हैं, स्पेसिफाई नहीं किया, और ये समबाहु त्रिभुज भी। साइड 1 मीटर। अब द्रव्यमान केंद्र पूछा है 1 kg। जहां से द्रव्यमान केंद्र पूछा है उसको हम मूल बिंदु मानेंगे। तो हमने मान लिया 1 kg मूल बिंदु ऊपर है, 2 kg वाला बिंदु ए है और 3 kg वाला बिंदु माना। चित्रानुसार दो द्रव्यमान रखें तथा 1 kg मूल बिंदु पर है। बिंदु O के निर्देशांक जीरो दो जीरो, बिंदु E के निर्देशांक
100 टू टी के निर्देश 1 मीटर है तो आधी हो गई 0.5 और जो इसकी हाइट है वो होती है √2 साइड है 1/2 रह गई। अतः हम जानते हैं कि XCM का फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m। ये रखेंगे तो m1 हो गया हमारा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। क्या आ जाएगा 3.5/6 दैट इज 35/6 और 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7/12। इसी प्रकार से YCM निकालेंगे और ZCM। YCM की वैल्यू हो गई m1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m प्लस m। ये हो गया t√6 इज √3/4 and ZCM equal to 1 into 2 plus 2 plus 3 divided by 1 plus 2 plus 3 that is equal to 0। अर्थात 1 kg के द्रव्यमान के निर्देशांक इक्वल 7/12/4 ये आंसर हो। धन्यवाद।